ओके, तो हम ये एक एनर्जी साइकिल हमें प्रोवाइडेड थी और हम इस एनर्जी साइकिल की रिस्पेक्ट से हमने ये 4 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, ये हमें वैल्यूज प्रोवाइड। पार्ट 1 में उन्होंने हमसे जो है W की ट्रांसफॉर्मेशन की इंथैल्पी चेंज पूछी थी, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। Then in the part 2, they have asked us to calculate the enthalpy change that corresponds to transformation of Z. We have calculated that. And then in third part, they have asked us to calculate the enthalpy change of hydration of calcium, and we did that. Now, let's move to the next part, part number 4. What this are saying over here, write an expression in terms of W, X, Y, and or Z to show how the enthalpy change of two of the transformations can be used to calculate the lattice energy of calcium chloride. Okay, so let's move to the cycle again. अगर आप यहाँ पे देखें तो लैटिस एनर्जी की अगर बात की जाए तो लैटिस एनर्जी आपके पास कहाँ है? अगर आप इस साइकिल को ऑब्जर्व करें तो लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि when these gaseous ions are converted into solid, so it means इनसे इस सॉलिड में कन्वर्जन जो है आपकी लैटिस एनर्जी कहलाएगी। ये बात क्लियर है सबको? ओके, तो अगर आप जी, तो ये आपके पास जो कन्वर्जन है गैसियस आयन से आपके पास सॉलिड फॉर्म हो रहा है, ये आपकी लैटिस एनर्जी कहलाएगी। और अगर आप उनने क्या आपसे कहा है कि आपने W, X, Y और Z, let me be clear, और एंड Z और या एंड Z, इनको यूज करते हुए आपने इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉरी लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है कि बेसिकली लैटिस एनर्जी किसके इक्वल है? ये जो गैसियस आयंस हैं जो कि इस स्टेज में हैं, अगर ये गैसियस आयंस इस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये आपकी जो है लैटिस एनर्जी है। ओके, सो तो हम लैटिस एनर्जी के लिए अगर एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो देखें, एक एक्सप्रेशन ये बन सकती है। अगर आप W और X को देखें तो जस्ट गिव मी अ मिनट।
तो जो मेरी डायरेक्शन है लैटिस एनर्जी की, एक्स एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में, बट डब्ल्यू की डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है। क्योंकि देखें डब्ल्यू जो है इस पॉइंट से ऊपर मूव हो रहा है और एक्स इस पॉइंट से नीचे मूव हो रहा है। तो अगर मैं एक्स और डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से लिखूंगा, लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करूंगा, सो आई कैन से इट इज एक्स माइनस डब्ल्यू। ये बात क्लियर है सबको? और अगर हम दूसरे टर्म में देखें तो आपके पास जो लैटिस एनर्जी है वो एग्जैक्टली ये वाला रीजन है। सॉरी, लैटिस एनर्जी कौन सा रीजन है? यहाँ से यहाँ तक वाला रीजन है। और अगर आप इस पूरे रीजन को देखें तो ये पूरा रीजन क्या है, जेड है। और इस रीजन को देखें तो ये पूरा रीजन क्या है, वाई है। ओके, सो दिस इज लैटिस एनर्जी, दिस इज वाई, एंड दिस होल रीजन इज जेड। तो अगर मैं z में से y को माइनस कर दूं तो भी मुझे लैटिस एनर्जी मिल जाएगी। तो मैं लैटिस एनर्जी को और किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू z माइनस y। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? अगर z में से मैं y सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे लैटिस एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं x और w, बेसिकली W को मुझे अपोजिट लेना पड़ेगा क्योंकि W की डायरेक्शन अपोजिट है लैटिस एनर्जी के चेंज से। क्योंकि लैटिस एनर्जी गैसियस आइन से सॉलिड की तरफ, गैसियस आइन से सॉलिड की ट्रांसफॉर्मेशन जो है लैटिस एनर्जी कहलाएगी, जबकि W जो है उसके अपोजिट मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास बन रही हैं और हम इन दोनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे या तो ये बात मेंशन कर सकता हूँ, लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, x माइनस डब्ल्यू, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, z माइनस वाई। जी, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ पार्ट 5। State whether the lattice energy of calcium chloride is more or less exothermic than the lattice energy of magnesium fluoride. Okay, so they are asking you about to compare the lattice energy of calcium chloride and magnesium fluoride. तो देखें बेटा, lattice energy depends upon two things. One is the size of the ions and the other is charge on the ions. मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, if size gets higher, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? Decrease. डिक्रीज होगी। Increase in size leads to decrease in lattice energy, and when we talk about charge, if charge is increased, then lattice energy will be higher. Okay, तो अगर हम चार्जेस देखें इन दोनों केसेस में, तो कैल्शियम हैव अ 2 पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड हैव अ -1 चार्ज। Here magnesium have a 2 positive charge and fluoride have a 1 negative charge. तो दोनों केसेस में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के चार्जेस तो सेम है। सो इफ द चार्जेस आर सेम, देन इट मींस कि चार्ज के, इफ चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना हमें चार्ज पे कमेंट करना है।
ओके, अब अगर आप इन दोनों इन एलिमेंट्स की पोजीशन देखिए पीरियोडिक टेबल में, तो here we have a group 2 and here we have a group 17. Group 2 we have a beryllium, then magnesium, then calcium, and in group 17 here I have a fluorine and here I have a chlorine. So तो इससे मुझे ये बात पता चल रही है कि अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, so the size of calcium is greater because it is lower than magnesium. So the size of calcium ion is greater than magnesium ion. And if I compare chloride and fluoride, so I can easily comment the size of a chloride ion is greater than the size of a fluoride ion. ठीक है, क्लोराइड आयन का साइज फ्लोराइड आयन से ग्रेटर है. तो अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी को कंपेयर करूं, तो what I can comment that the lattice energy of calcium chloride must be lower or less exothermic because the size of both calcium and chloride ions are bigger than magnesium ion and fluoride ion. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? So I can comment that the lattice energy of calcium chloride is less exothermic because the size of calcium 2 positive ion and chloride 2 negative ion is greater than Mg2 positive ion and fluoride negative ion. Is this understandable? जी ये पॉइंट क्लियर है सबको? नेक्स्ट, the sulfate of group 2 elements vary in solubility down group 2. और क्या चेंज होता है अगर हम solubility ट्रेंड को रिकॉल करें, तो solubility decreases down the group when we talk about the solubility of sulfates. Give the name of the two solutions that could be mixed to form barium sulfate. So down the group solubility decrease हो रही है, तो it means whenever barium sulfate is formed, it is always formed as a precipitates. ठीक है, वो precipitate form करेगा, वो solid state में form होगा, वो कभी भी aqueous state में form नहीं होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस करना है, तो मुझे दो ऐसे सॉल्ट्स चाहिए, दो ऐसे सॉल्ट्स चाहिए जिन सॉल्ट्स में आपके पास एक में बेरियम हो, ठीक है, और उसका सॉल्युबल सॉल्ट हो, और दूसरा सल्फेट का सॉल्युबल सॉल्ट हो. तो इजीएस्ट वे क्या है इस बात को आइडेंटिफाई करने की? इफ यू रिकॉल, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल. ठीक है, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल. तो इट मींस कि बेरियम नाइट्रेट वुड बी वन सॉल्ट सॉल्यूशन which is water soluble, and all group 1 are water soluble, so we can take any group 1 element with a sulfate to precipitate out barium. So these two solutions can be our answer. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Name the, give the names of two solutions that could be mixed to form barium sulfate. So aqueous barium nitrate and
aqueous सोडियम सल्फेट। जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? So can we use sulfuric acid? Yeah, we can use sulfuric acid as well. We can use sulfuric acid as well because it is also aqueous. हमारा मेन या बेसिकली मेन पॉइंट ये होता है कि हमें जो भी अगर सॉलिड सॉल्ट फॉर्म हो रहा है तो उस सॉलिड सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए हमें जो दो सॉल्ट चाहिए वो दोनों क्या होने चाहिए, एक्वस होने चाहिए दोनों रिएजेंट्स। तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सल्फेट आयन चाहिए, और बेरियम आयन के लिए बेरियम नाइट्रेट या फिर बेरियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम क्लोराइड भी एक्वस होता है। जी क्लियर है यहाँ तक सबको? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, state and explain how the solubilities of sulfates of group 2 elements vary down the group. So first I have to state the trend. So if I'll state the trend, I will write that solubilities of the group 2 sulfates decreases down the group. So that's what I have stated. It's of 4 marks. तो उन 4 में से 1 mark आपको इस point का मिलेगा. Now you have to write 3 more points to explain this trend. So उसके लिए हम क्या करते हैं? That one is both lattice energy and enthalpy change of hydration decreases यहाँ पे जब हम टर्म यूज कर रहे होते हैं तो it means less exothermic. Okay, so either you can use decreases or you can write less exothermic down the group. Okay, basically solubility, if you recall, solubility depends upon enthalpy change of solution. तो अगर आप इसकी बॉन्ड हैबर साइकिल याद करें तो उस बॉन्ड हैबर साइकिल में हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उन 3 स्टेजेस को अभी इस तरह बल्कि मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ. So we have 3 stages. Here I have a gaseous ions. Here I have aqueous ions. And here I have ionic solid. Okay. So from these gaseous ions to this ionic solid, it is called lattice energy. From these gaseous ions to aqueous ion, it is called enthalpy change of hydration. And from this ionic solid to aqueous ions, it is enthalpy change of solution. So if we move down the group, what will happen? The size gets bigger. ठीक है ना, सल्फेट तो एज इट इज रहेगा, बट कैटाइन का साइज क्या हो जाएगा? कैटाइन का साइज बिगर हो जाएगा, और साइज बड़े होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी? वीकर हो जाएंगी, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाएंगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा?
1 मिनट, ये आपकी जो एनर्जी है, लैटिस एनर्जी, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, लैटिस एनर्जी पहले जितनी थी उससे कम हो गई। ठीक है, इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन भी हमने लिखा है डिक्रीज हो जाएगी, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बट डिफरेंस क्या आ रहा है कि हाइड्रेशन की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है वो ग्रेटर वैल्यू से हो रही है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव अ आयनिक सॉलिड ओवर हियर एंड हियर वी हैव एक्वस आयंस। तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा वैल्यू से डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, व्हाट विल हैपन दैट द इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की अगर आप वैल्यू देखें इंक्रीज हो रही है, और जितनी इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होती है, मोर एंडोथर्मिक होती है, उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सब्सटेंस को सॉल्युबल होने के लिए उसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जितनी ज्यादा स्मॉलर होगी वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो हमने पहला पॉइंट स्टेट कर दिया कि both lattice energy and sorry, here I must write enthalpy change of hydration decreases or less exothermic, gets less exothermic down the group. ठीक है, now next point will be that enthalpy change of hydration decreases more than lattice energy। and इससे इफेक्ट क्या आ रहा है कि जब हाइड्रेशन ज्यादा डिक्रीज हो रही है और लैटिस कम डिक्रीज हो रही है, hence the enthalpy change of solution gets more endothermic। और जितनी ज्यादा एंडोथर्मिक होगा उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जी, ये आंसर सबको क्लियर है? सो अगर मैं आपको मार्किंग बता दूं, सो 1 मार्क फॉर दिस पॉइंट, 1 मार्क फॉर दिस पॉइंट, 1 मार्क फॉर दिस पॉइंट एंड द 4th मार्क इज फॉर दिस पॉइंट। जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लें। मुझे लास्ट 2 पॉइंट्स नहीं समझ आए। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए, आपको ये बात पता है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन अगर नेगेटिव हो और पॉजिटिव, देन इट्स मोर सॉल्युबल। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सालिहा। यस सर, बिकॉज मोर वो एक्सोथर्मिक होती है तो ज्यादा रिएक्ट होती है। एंड इफ इंथैल्पी चेंज of solution is positive and more, मतलब जितनी पॉजिटिव होगी और जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, इट्स लेस सॉल्युबल, वो कंपाउंड उतना ही लेस सॉल्युबल होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके,
हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या स्टेट किया है, वी हैव स्टेटेड दैट द solubility of group 2 sulfates decreases down the group, right? अगर solubility of sulfates decrease हो रही है down the group, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल insoluble होते जा रहे हैं तो एंडोथर्मिक हाँ होते इन जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन उतनी ज्यादा ग्रेट वैल्यू बड़ी होती जा रही है, राइट? यस सर। तो हमने उस बात को इन 3 पॉइंट्स में हमने उस बात को जस्टिफाई किया है कि क्यों बड़ी होती जा रही है इन 3 पॉइंट्स में। तो उसका रीजन बेसिकली ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव होते हैं तो कैटाइन का साइज बड़ा होता है, तो कैटाइन का साइज बड़े होने की वजह से, ग्रेटर होने की वजह से लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, और वो चेंज कितना आया, इतना चेंज आया, इतनी स्मॉलर हो गई। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। जी। Yes, is this clear or not? यस सर क्लियर। Okay, but when we observe that decrease in the enthalpy change of hydration, तो देखें enthalpy change of hydration भी डिक्रीज हुई है, मगर वो कितनी डिक्रीज हुई है, वो इतनी डिक्रीज हुई है अगर आप कंपेयर करें तो देखें हाइड्रेशन भी डिक्रीज हो रही है, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, बट हाइड्रेशन इज डिक्रीजिंग मोर देन द लैटिस एनर्जी। आप यहाँ पे अगर इस डायग्राम में भी दोनों को देखें तो हाइड्रेशन का जो चेंज आ रहा है वो बिगर है एज कंपेयर टू लैटिस लेकिन एनर्जी, सर राइट? हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी की वजह से डिक्रीज हो रहा है ना? नहीं, दोनों साइज के बड़ा होने की वजह से डिक्रीज हो रहे हैं। देयर इज नथिंग दैट लैटिस और हाइड्रेशन are related to their change is related to each other. Their change is actually depending upon the change in the size of a cation only. कैटाइन का साइज बिगर होने की वजह से लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज हुई, कैटाइन का साइज बिगर होने की वजह से हाइड्रेशन की वैल्यू भी डिक्रीज हुई, बट हाइड्रेशन में जो डिक्रीज आया वो रिलेटिवली ग्रेटर था एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। ठीक है And सर। due to this reason only, that if you see the enthalpy change of solution is initially that much, which raises to that much, तो enthalpy change of solution क्या हो गई, more endothermic हो गई इस वजह से। और जितनी ज्यादा enthalpy change of solution endothermic हो जाएगी, उतना जो है आपका उस सब्सटेंस की solubility क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। जी, और किसी को भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, identify the substances liberated at anode and at cathode during the electrolysis of potassium chloride। एनोड पे बेटा कौन अट्रैक्ट होता है, एनाइन, एंड कैथोड पे कौन अट्रैक्ट होता है, कैटाइन। ठीक है, एनोड पे एनाइन अट्रैक्ट होता है और कैथोड पे कौन अट्रैक्ट होता है, कैटाइन्स। ओके, so in this case we have a chloride anion and we have a potassium cation, but if you see it's an aqueous, so we have a chloride and hydroxide, we have these two anions and we have these two cations. Now can anybody predict which cation will liberate at cathode and which anion will liberate at anode? जी, कोई figure out कर सकता है? हाइड्रोजन एट कैथोड, क्लोराइड एट एनोड।
हाइड्रोजन at cathode and chloride at anode. Very good. Okay. देखें, for cations, we have a rule. The cation which is lower in reactivity series will undergo reduction at cathode. Right? हमेशा पॉजिटिव आयन में से वो पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाके लिबरेट होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर होता है. So we have a potassium, sodium, calcium, magnesium. Okay, but if you see, it's like that. Potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, and hydrogen. So see, we have a potassium on the top of the reactivity series and hydrogen at the bottom. After hydrogen, we have a then copper, mercury, silver, gold, platinum. So being a lower in reactivity series as compared to potassium, hydrogen ion would reduce at cathode, forming hydrogen gas. So they are asking about what substance is liberated. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो आयन आइडेंटिफाई करते हैं और आयन लिख देते हैं. तो अगर आप H पॉजिटिव लिख देंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा. यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट विच इज फॉर्मिंग आफ्टर द रिएक्शन दैट इज अकरिंग एट कैथोड. तो अगर हाइड्रोजन कैथोड पे रीच हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा. सो ईदर यू विल राइट hydrogen or you just represent it with the H2 but not H positive. H positive लिखेंगे तो wrong हो जाएगा. ये बात clear है सबको? Okay. Then here they have mentioned saturated. Saturated means that there is a maximum capacity of potassium chloride in its solution. So it means it will be concentrated. ठीक है, ये क्या होगा? Concentrated. और अगर concentrated होता है तो फिर हमारे पास जो है in that case out of these two ions the anion which is at anode will oxidize at cathode and form chlorine gas. और अगर यही solution dilute होता तो then hydroxide ion reduce oxidizes at sorry ये मैंने उल्टा लिख दिया, हम कैथोड की बात कर रहे थे. तो here I will write hydrogen और H2. ओके. सो जी, तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि अगर हमारा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो इन केस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन द नेगेटिव आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडाइजेस एट एनोड फॉर्मिंग क्लोरीन गैस. और अगर हमारा सॉल्यूशन यही सैचुरेटेड के बजाय डाइल्यूटेड पोटेशियम क्लोराइड होता तो देन नॉट क्लोराइड आयन देन हाइड्रोक्साइड आयन oxidizes at anode and forms oxygen gas. तो इस वक्त हम क्या आंसर यहाँ पे एनोड पे पुट करेंगे? we will write either chlorine or we just use its formula that is Cl2. जी, ये क्लियर है सबको? यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. when dilute sulfuric acid is electrolyzed oxygen is liberated at anode. so see देखें dilute. अच्छा, whenever we have a sulfuric acid तो आप यहाँ पे एक पॉइंट रिकॉल कर लें कि if there is a sulfate or nitrate then whether solution is concentrated or diluted only hydroxide oxidizes at anode. ठीक है,
अगर सल्फेट या नाइट्रेट्स के सॉल्यूशन हैं, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूटेड हो, हमेशा हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे. So and that's why we are getting oxygen over here. So if we will write the equation for this reaction that they have mentioned in their statement, that oxygen is liberated, the reaction, the half equation for this reaction that is occurring at anode would be this, that 4 hydroxide ions forming oxygen gas, 2 moles of water, and release of 4 electrons. ये पॉइंट यहां तक सबको क्लियर है? This is our equation. Now, dilute sulfuric acid is electrolyzed for 15 minutes, that is the time, using a current of 0.750 ampere. So that is the current. Calculate the volume of oxygen that is liberated under room conditions. पहले तो मुझे ये बता दीजिए आप सब, अगर आप में से किसी को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लें. ये सबको क्लियर है? Yes. Okay. So what we need a volume of oxygen, and we have provided with the time and the current. तो टाइम और करंट की हेल्प से हमें क्या मिल जा सकता है? We can get the electric charge, that is coulomb. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? We can take the ratio of electrons in the half equation. We have a 4 moles of electrons and 1 mole of oxygen gas. ये बात सबको क्लियर है? And they have provided us room conditions. तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं? Yes. 2 moles. 1 mole. 1 mole. And if it's a 1 mole, then how much volume is actually forming? What is the volume of 1 mole of a gas under room conditions? 24 dm cube. 24 dm cube. So I got this thing that 24 decimeter cube of oxygen is produced when 4 moles of electron are released. And we know that if we have a 1 mole of electron, that 1 mole of electron carry 96500 coulomb charge. So if I have a 4 moles of electron, which means that to produce when 24 decimeter cube of oxygen is produced, 4 times 96500 coulomb charge is released. ये बात क्लियर है सबको? जी, ये जो मैंने रेशो बनाया है ये सबको समझ में आ गया है या नहीं? ये रेशो मैंने इक्वेशन जो हाफ इक्वेशन है उसकी हेल्प से ये रेशो मैंने बनाया है. ये रेशो, अगर इस रेशो को बनाने में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. Okay. And coulomb charge is equals to time into current, right? And time must be in seconds. So in the experiment, we have used 0.750 ampere current for 15 minutes. So I have to multiply 15 with a 60 to convert into a time. तो ये मेरे पास पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? कूलम्स के इक्वल हो जाएगा. And this much coulomb is producing how much volume of oxygen? That volume of oxygen is unknown, it is X. So I got the ratio. Now I have to find the value of X, and that value of X will be the volume of oxygen that is produced when 0.750 ampere current is passed for 15 minutes. So it would be like this. Just solve it, put it in the calculator, and you will get the value. अगर किसी को कोई confusion है तो please पूछ लें.
Yes, can anybody tell me the answer? 42. 42. You are getting 42 over here. The 42 cm cube है. Good Okay. answer. तो हमने यहाँ पे 24 डेसीमीटर क्यूब लिया है, so it means here you will get the answer in डेसीमीटर क्यूब. तो काइंडली मुझे पहले वो वैल्यू बता दें. यहाँ पे उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में किया है, तो हम उसे डिवाइड बाय 1000 करेंगे. नो सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? तो मैंने तो सीधा ही उसमें किया था cm cube में. मैं बार कर लेती हूँ. ओके. तो उसके लिए आपको यहाँ पे 24,000 सेंटीमीटर क्यूब रखना पड़ेगा 24 डीएम क्यूब के बजाय. ओके. इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन मेकिंग दिस रेशियो, काइंडली आस्क. सर मुझे थोड़ा समझा दें. ओके. ये बेटा आपको ये बात पता है? सर क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता है कि आपको किन चीजों की रेशियोज चाहिए. बिल्कुल, मैं Value उसी पे आ find रहा हूँ. करने के लिए. हाँ, आप देखें, आपको ये रिलेशन पता है, राइट? दैट Yes, sir. व्हाट इज द चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मेथड, और किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा. देखें, हमें ये पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? 96500 चार्ज कैरी करता है. ये बात क्लियर है? ओके. सेकेंड चीज, अगर आप देखें तो आपको एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया है उसमें क्या डाटा प्रोवाइड किया है? दे हैव प्रोवाइडेड यू टी, दैट इज टाइम, and they have provided you I, that is current. So from this, if I take the product of these two, I will get the charge, right? ये बात क्लियर है? Yes. जी. ओके. तो इट मींस कि मुझे एक बात पता चल गई कि मेरे पास मुझे जो प्रोवाइडेड है वो मुझे चार्ज प्रोवाइडेड है, और मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, और एक्सपेरिमेंट में कितना चार्ज यूज होगा वो भी मुझे पता है, राइट? और मुझे फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. So actually I am basically making the ratio of volume of oxygen that I have to find, and the charge that is being consumed, or that is being traveling during the electrolysis in the circuit. ये point clear हुआ? Yes, sir. Okay. Now if you see this balanced half equation here, you are using 4 moles of electron, right? 4 moles of electron are being released. और अगर 4 moles electron रिलीज हुए हैं तो इसका मतलब है कितना चार्ज यूज होगा? 4 times 96500 कूलम चार्ज यूज होगा. जी सर. और कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है. और 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है रूम कंडीशंस पे? 24 डेसीमीटर क्यूब या फिर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पे हमें उन्होंने यूनिट 24,000 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 24,000 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेता हूँ. या तो मैं 24 डीएम क्यूब लिखूंगा, तो आखिर में 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. नाउ इन द एक्सपेरिमेंट मेरे पास कितना करंट यूज हुआ? 0.750 एम्पियर करंट यूज हुआ. कितनी देर के लिए यूज हुआ? 15 मिनट्स के लिए यूज हुआ. बट आई हैव टू कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड्स, सो आई पुट टाइम 60 एज वेल. तो ये भी मुझे क्या दे रहा है? चार्ज की वैल्यू दे रहा है, राइट? बट ये वो चार्ज की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो एक्सपेरिमेंट में यूज हुई. और इस चार्ज पे कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का बनना चाहिए वो मुझे नहीं पता, वो एक्स है. और 4 मोल्स 4 times 96500 कूलम चार्ज पे कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का बनना चाहिए वो मेरे लिए नोन है, जो कि मैंने उस हाफ इक्वेशन से निकाला है.
That is 24,000 centimeter cube. ठीक है सर, समझ आ गई। थैंक यू। Okay, so now मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा और उसी तरह मैं सॉल्व कर लूंगा 0.750 into 15 into 60 into 24,000 divided by 4 times 96500. जी हलीमा, आपने आंसर बताया था, कैन यू रिपीट द आंसर? 42. ओके, सो 42 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखें, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डिफर इन द स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, इफ दे आर ओके, क्लोरीन, bromine and iodine, when we talking about their strength as an oxidizing agent, I can say that it themselves undergo reduction, right? वो खुद क्या हो रहे होंगे, रिड्यूस हो रहे होंगे, रिडक्शन करेंगे। These strengths are indicated by E naught values for these halogens. Give the E naught value for chlorine, bromine and iodine acting as oxidizing agent. So simply आप डाटा बुकलेट यूज करेंगे और वहां से वैल्यूज देख के लिख देंगे। इन्होंने क्योंकि आपसे सिर्फ वैल्यूज पूछी हैं। Here we go. क्लोरीन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 1.36 है। So आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं, we have these two species in the half equation is equals to positive 1.36 volt. Then next is bromine, Br2 and Br negative, and its value is 1.07. Bromine, bromide is equals to positive 1.07 volt. And then we have a iodine where it is I2 and I negative and positive 0.54. So I2, I negative is equals to positive 0.54 volt. Yes. Deduce which of chlorine, bromine or iodine will react with a solution of tin aqueous under standard conditions. Okay. अच्छा, यहाँ पे एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले देखते हैं कि इनमें से कौन रिएक्ट करेगा। मगर ये देखें, हमने एक बात कंक्लूड कर ली है कि ये अगर रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्योंकि उनकी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बात हो रही है, उनकी नेचर की, उनको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो किया जा रहा है, व्हिच मींस दे मस्ट अंडरगो रिडक्शन, राइट? और अगर वो इन रिडक्शन करेंगे तो इट मींस दैट 10 टू पॉजिटिव मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? Yes, sir. जी, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। हमने इस पॉइंट से कंक्लूड किया, इफ दे आर सेइंग दैट दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मींस दैट दे मस्ट गो अंडरगो रिडक्शन। और अगर उनका 10 टू पॉजिटिव आयन से रिएक्शन की बात हो रही है तो इट मस्ट मींस दैट 10 टू पॉजिटिव आयन मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे रिएक्ट, व्हेन 10 टू पॉजिटिव आयंस रिएक्ट विद ईदर एनी वन ऑफ द हैलोजन। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम डेटा बुकलेट पे जाने से पहले ये बात कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो
तो जो सब्सटेंस रिडक्शन करता है उसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होती है और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करता है उसकी ई नॉट वैल्यू स्मॉलर होती है। ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सब्सटेंस रिडक्शन कर रहा होता है इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ हाफ इक्वेशन, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होती है इट मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ हाफ इक्वेशन। पहले ये बता दीजिए, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? हमने फिगर आउट कर लिया कि हेलोजन को रिड्यूस होना है, टिन 2 पॉजिटिव आयन को ऑक्सीडाइज होना है, और अगर ऐसा तभी होगा उस हेलोजन के साथ टिन 2 पॉजिटिव का रिएक्शन होगा जिस हेलोजन की वैल्यू टिन 2 पॉजिटिव की ई नॉट वैल्यू से ग्रेटर होगी, और वो इक्वेशन यूज होंगी। आगे उन्होंने आपसे कहा भी है ना, देखें क्वेश्चन में दे आस्क यू explain your answer, include a relevant equation in your explanation. Okay. तो हम रेलेवेंट इक्वेशन को भी यूज करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। बट जिसका इक्वेशन जो रिड्यूस हो रहा है उस वो अपनी हाफ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो अपनी हाफ इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे होगा। तो इट मींस हम हेलोजन की वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें वो अपने वो हेलोजन, नॉट हैलाइड आयन, आई एम टॉकिंग अबाउट हेलोजन, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात की है। दे डिडंट टॉक अबाउट क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रो और ब्रोमाइड Br नेगेटिव और आयोडाइड I नेगेटिव। ठीक है, तो अब आ जाइए जरा डाटा बुकलेट पे। सॉरी, तो हमने ये कंक्लूजन किया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड वेयर टिन इज एंड व्हिच टिन, tin 2 positive. So see, we have only two equations of tin, this one and this one, and we already decided tin 2 positive को अपनी हाफ इक्वेशन में कहाँ पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे? यस, Left hand side. see again on the left side of your screen, tin 2 positive must be oxidized, it means its E naught value would be lower, right hand side of half equation, right? Here tin 2 positive is on right hand side, here tin 2 positive is on left hand side, so it means this half equation must be ignored and we have to use only this half equation. Is this clear? तो फिर से एक्सप्लेन कर दें। Okay, देखें हमने यहाँ पे एक बात डिसाइड की। सबसे पहली बात कि उन्होंने हमें ये बताया कि ये हेलोजेंस किस तरह बिहेव कर रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? राइट। अगर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहे हैं तो इट मींस ये क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, मतलब खुद रिड्यूस होंगे, राइट? राइट। रिड्यूस वो होता है जिसकी ई नॉट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर। ग्रेटर होगी, और जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी उसमें वो स्पीशी जिसको हम बात कर रहे हैं वो हाफ इक्वेशन के कहाँ होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। राइट। यस। सो
नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे बोला है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे 10 पॉजिटिव से। तो इनके बारे में पहले ही डिसाइड हो चुका है कि इन्होंने बिहेव किस तरह करना है। दे हैव टू रिड्यूस देमसेल्फ, राइट? Right. So it means when they react with tin2 positive ion, so tin2 positive ion must be oxidized in that reaction. Right. So if it must be oxidized, then it means its E naught value must be lower, and tin2 positive ion is on the right hand side of the half equation. Okay, I get it. Right. Okay. जी, बाकी सबको भी क्लियर है? देखें, हमेशा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, आप डाटा बुकलेट को कंसर्न कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा डाटा बुकलेट में जो हाफ इक्वेशंस दी हैं वो रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और बैकवर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब अगर आप इसकी ई नॉट वैल्यू देखें तो इसकी ई नॉट वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 0.15 है, ठीक है? ओके, अब आ जाइए जरा वापस अपने पेपर पे। तो हमने देखा कि हमारे पास जो एक इक्वेशन थी 10 पॉजिटिव की, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, उसमें टिन 4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके टिन 2 पॉजिटिव फॉर्म कर रहा था, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, और इसका बैकवर्ड रिएक्शन क्या था कि टिन 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके टिन 4 पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव 0.15 वोल्ट थी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये जरा दोबारा देख लें, सही है? तो हमने ये इक्वेशन इसलिए चूज की क्योंकि इसमें टिन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्ट कर रहा है। ऊपर वाली इक्वेशन क्यों इग्नोर की? क्योंकि उसमें टिन 2 पॉजिटिव जब रिएक्ट कर रहा है तो वो टिन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2 से 0 में जा रहा है, विच मींस वो रिडक्शन कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली टिन 2 पॉजिटिव मस्ट हैव टू बी ऑक्सीडाइज्ड, राइट? ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 1.15 है। अब अगर आप इसकी वैल्यू को इन वैल्यूज से कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू किससे स्मॉलर है? तीनों से। तीनों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने यहां से आपसे पूछा कि डिड्यूस व्हिच ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन विल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ टिन 2 पॉजिटिव। हमने ये बात की कि जो रिड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो क्लोरीन की भी वैल्यू ग्रेटर है, तो इट मींस क्लोरीन कैन रिएक्ट विद द टिन 2 पॉजिटिव। Bromine have a greater value, so bromine can also react with the tin 2 positive, and iodine have a greater value as well, so it means iodine can also react with the tin 2 positive. So my first statement will be that all three, that is chlorine, bromine and iodine, will react with a solution of tin 2 positive aqueous ions. Is this point is understandable? I have deduced. Now they are asking you to explain and include the relevant equation. Okay, so my explanatory statement will be that E naught values of chlorine, bromine and iodine is greater than E naught of
10-2 positive. So I explained my deduction or my outcome. ये point भी clear हो गया. Now I have to deal with this part relevant equation. तो we all know that we replace halogen with the x2. ठीक है, halogen को हम किस तरह represent करते हैं? x2 से represent करते हैं. Second important thing, the one which is oxidized, its half equation is flipped when you are making the net equation. ठीक है, जब भी आप net equation बना रहे होते हैं तो जो आपकी half equation होती है आप उसको क्या कर देते हैं? फ्लिप कर देते हैं. ठीक है, अच्छा, इन तीनों की नेट इक्वेशन क्या होगी? अगर मैं इन तीनों की जनरल नेट इक्वेशन लिखूं तो इट वुड बी x2 gaining 2 electrons forming 2x negative. तो रिडक्शन वाली इक्वेशन सेम रहती है और ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन फ्लिप हो जाती है. ठीक है, तो अगर मैं इसकी नेट इक्वेशन लिखूं तो देखें नेट इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा. मैं यहाँ पे आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ. x2 plus 2e negative 2x negative एंड इसकी इक्वेशन को मैं फ्लिप करूंगा तो 10-2 पॉजिटिव फॉर्मिंग 10-4 पॉजिटिव plus 2 electrons. Now if I add both the equations, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. On the reactant side I have a halogen reacting with 10-2 positive. Now in the net equation I will use only one direction arrow, only forward direction arrow, not a reversible arrow, forming 10-4 positive and 2x negative, and that will be my third mark. अगर मैं ये इक्वेशन मेंशन करूंगा तो x2 plus 10-2 positive forming 2x negative ions and 10-4 positive. ये क्लियर है सबको? Yes, is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So I use the relevant equation as well. Now, an excess of chlorine is added to a solution of acidified manganese or manganese 2 positive ion, which means there are H positive ions as well. Under standard conditions, give the formula of the product of this reaction that contain manganese. Okay. So, how chlorine is reacting? Chlorine is undergoing oxidation or reduction? जी बेटा ये तो कोई बता दे. अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं हैलोजेंस का किसी पार्ट में. I will go under reduction. Chlorine undergo reduction. Good. So if chlorine undergo reduction, then it means Mn2 positive must undergo oxidation, right? और अगर ये oxidation करेगा तो it means in the half equation I can choose the half equation in which it must be on the right hand side of the half equation. ये point सबको समझ में आ रहा है? Sir, halogens हमेशा reduction ही करते हैं. देखें, most of the time they undergo reduction. Sometimes halogen oxidation भी करता है. मगर अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो इन्होंने सबसे पहले आपको स्टेट कर दिया है. ये देखें, I am highlighting over here. They have stated their nature that they are behaving as an oxidizing agent, right? Right. लेकिन halogens होते ही oxidizing agents chemically by हाँ, but अगर मैं आपको एक बात रिकॉल कराऊं तो देखें, कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो आपने एएस में पढ़ा था.
मैं उसकी एक सबसे सिंपल रिएक्शन की एग्जांपल देता हूं कि जब क्लोरीन H2O से रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, HCl एंड HClO, राइट। ये वाला रिएक्शन याद है सबको? यस। तो यहाँ पे क्लोरीन -1 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोरीन +1 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट मींस आउट ऑफ दीज टू क्लोरीन one is reduced, so but the other one is oxidized. So out of these two chlorine atoms, the one which reduced is an oxidizing agent and the one which oxidized is a reducing agent. So this statement is true for most of the cases, but there are some cases where chlorine or where a halogen can behave as a reducing agent as well. Right. ठीक है? So for most of the cases this statement is true, but there is a possibility that halogen can oxidize itself like this. इसकी एक और एग्जांपल रिकॉल कर लें कि आपके पास हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो NaClO3 बनाता है, तो वहां पे क्लोरीन +5 में जा रहा है, तो वो भी तो Cl2 से बन रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्लोरीन का बिहेवियर क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Reducing. रिड्यूसिंग बिहेव करेगा। तो देयर आर सम केसेस वेयर दे कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे शुरू में ही आपको उसकी नेचर बता दी है हेलोजेंस की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसीलिए हम उसको क्या अज्यूम कर रहे हैं, रिडक्शन अज्यूम कर रहे हैं। और अगर क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है तो इट मींस जो भी उसके साथ स्पीशी होगी वो ऑक्सीडाइज होगी। और अभी हमने ऊपर भी डिसाइड किया कि जो स्पीशी ऑक्सीडाइज होगी उस स्पीशी में उसके राइट हैंड साइड, वो स्पीशी अपनी हाफ इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगी। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अच्छा, यहाँ पे मुझे उन्होंने दो चीजें बता दी, एसिडिफाइड यानी कि H पॉजिटिव चाहिए मुझे, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, और दूसरा वो स्पीशी राइट हैंड साइड पे होगी। तो अब जरा अगर आप आ जाएं, अच्छा फर्दर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा तो इसकी E0 वैल्यू मस्ट बी लोअर देन E0 वैल्यू ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन की E0 वैल्यू ऊपर हमने देख ली है क्या है, पॉजिटिव 1.36 है। तो इट मींस इसकी E0 वैल्यू लोअर होनी चाहिए पॉजिटिव 1.36 से, ताकि रिएक्शन हो, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। नाउ हैव अ लुक, where are Mn species? So here we have, yes, so how many Mn2 positive is over here, Mn2 positive is over here, Mn2 positive is over here. See, मैं Mn2 positive को अंडरलाइन कर रहा हूं। There is no Mn2 positive over here, there is no Mn2 positive over here, तो ये दोनों इक्वेशंस तो पहले ही एक्सक्लूड हो गई। बट स्टिल मेरे पास 4 इक्वेशंस हैं और 4 में से मैं इसको भी एक्सक्लूड कर दूंगा क्योंकि इसमें Mn2 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पर है और हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग Mn2 पॉजिटिव को कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके अच्छा, फर्दर मैं इस इक्वेशन को भी एक्सक्लूड कर दूंगा। ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पे था। इस इक्वेशन को क्यों एक्सक्लूड किया, बिकॉज नो हाइड्रोजन आयंस एज they have provided us that it is an acidified solution, right? So इस बेसिस पे हमारे पास ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ठीक है। Now we are left with these two things and we have to figure out कि इनमें से either my correct answer is MnO2 और MnO4 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे सिर्फ प्रोडक्ट पूछी है, तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को मेंशन करना है। ये बात यहां तक क्लियर है जी? Yes, sir. ओके तो कोई मुझे बता सकता है कौन सी प्रोडक्ट होगी? व्हाट विल बी अवर आंसर?
दोनों यूज कर सकते हैं। नहीं, अभी तो हमारा लास्ट पॉइंट रहता है जिसकी वैल्यू 1.36 से क्या हो, कम हो। कम हो। सो इधर वैल्यू क्या है, 1.36 से ज्यादा हो गई। आ, सो ये भी कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद दिस वन ओनली, सो इट मींस माय आंसर इज MnO2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लें। हाँ, दोनों तब यूज कर सकते थे कि अगर दोनों की वैल्यू 1.36 से लोअर होती तो मैं दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखता, दोनों करेक्ट होते। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट पार्ट। An electrochemical cell can be made by connecting an iron 3 positive and iron 2 positive half cells to an S2O8 2 negative and SO4 2 negative half cell under standard conditions. Calculate the standard cell potential of this electrochemical cell. Okay, तो हमारे पास एक हाफ सेल में ये दोनों स्पीशीज हैं एंड सेकंड हाफ सेल में ये दोनों स्पीशीज हैं। E naught cell कैलकुलेट करने का, if you recall, we have a expression that E naught cell is equals to E naught reduction minus E naught oxidation। और रिडक्शन की रिडक्शन कौन होता है, जिसकी E naught वैल्यू ग्रेटर हो, और ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसकी E naught वैल्यू स्मॉलर हो। ओके, सो in one half cell we have a Fe3 positive and Fe2 positive, so it means this is the case of one half cell and its value is positive 0.77। तो मैं यहाँ पे positive 0.77 वोल्ट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। and the second half cell is S2O8 2 negative and SO4 2 negative। so it is this one, right? इस हाफ इक्वेशन में ये दोनों स्पीशीज प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू क्या है, positive 2.01। I got the values. If you see greater value, it means it will undergo reduction, smaller value it will undergo oxidation। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, positive 2.01 minus 0.77। Can anybody tell me the answer? 1.24. 1.24, so 1.24 वोल्ट। जी क्लियर है सबको? यस। Okay. State the material that should be used as electrode in each half cell। अगर आप देखें तो इस हाफ सेल में भी दोनों आयंस हैं और इस हाफ सेल में भी दोनों आयंस हैं। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जब दोनों स्पीशीज आयंस होंगे तो फिर हमारे पास कौन सा हाफ इलेक्ट्रोड एज अ, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड? Platinum. Platinum। so here I will use platinum as both the species are ions, and here also both the species are ions, so the electrode material is platinum। is this clear? Okay, describe one change to each half cell that would increase the value of cell potential। the temperature should remain at 298 Kelvin। अच्छा, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, बट आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किस हाफ सेल में हम क्या चेंज करेंगे जिसकी वजह से क्या हो, ई नॉट सेल की वैल्यू बिगर हो जाए। तो ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर करने के लिए, ओके, तो देखें हमने देखा
कि आयरन 3 पॉजिटिव वाला क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और आयरन 2 पॉजिटिव वाला डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसके लिए आप एक काम करें, आप दोबारा दोनों इक्वेशंस को सामने रखें, तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी। सॉरी, अच्छा देखें, इस केस में अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम को कहां पे शिफ्ट होना चाहिए? यस, राइट। राइट। और अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा, और इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट मींस दिस वन इज गेटिंग बिगर, और अगर ये वैल्यू बिगर होगी तो आपको ई नॉट सेल क्या मिलेगा, 1.24 से ज्यादा मिलेगा। तो इट मींस मैं यहाँ पे क्या आंसर स्टेट कर सकता हूं, increase in concentration of S2O8 टू नेगेटिव आइंस। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके देन, दूसरा पॉइंट, इसी में अगर मैं सल्फेट आइंस की कॉन्सेंट्रेशन को लोअर कर दूं, यानी कि सल्फेट आइंस सॉल्यूशन में से उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से रिमूव कर दूं, तो इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट। राइट पे ही शिफ्ट होगा ना बेटा। व्हाई लेफ्ट? सॉरी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, राइट। Yes, because I am decreasing the product, so more of the reactant start converting into the product again to reestablish the equilibrium. तो ये again right पे shift होगा, और अगर ये right पे shift होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी ग्रेटर हो जाएगी। और अगर वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो उस वैल्यू को जब मैं 0.77 से माइनस करूंगा तो आई विल अगेन गेट अ बिगर आंसर देन 1.24। तो यहाँ पे मैं या तो ये स्टेटमेंट लिखूं जो मैंने लिखी है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2O8 टू नेगेटिव आइंस, और उसकी जगह मैं ये भी लिख दूं कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइंस। तो दोनों में से कोई भी एक बात लिखी जा सकती है, दोनों करेक्ट है। ये तो बात हो गई इस हाफ सेल की। अब आ जाइए दूसरे हाफ सेल पे। ओके, देखें, अगर मुझे ये आंसर 0.24 से बड़ा चाहिए तो 0.77 की वैल्यू को, इस वैल्यू को 0.77 से लोअर होना चाहिए। और 0.77 से लोअर होने के लिए मुझे वो कंडीशन देखनी है जिसमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो, लेफ्ट पे शिफ्ट हो। तो एक तरीका तो ये है लेफ्ट पे शिफ्ट कराने का कि मैं आयरन 2 पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन रेस कर दूं। ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन रेज होगी, इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, 0.77 डिक्रीज हो जाएगा। तो इट मींस आई कैन राइट हियर increase in concentration of Fe2 positive ions, and second way of doing this is decreasing the concentration of iron 3 positive ions। अगर मैं iron 3 positive ions की concentration decrease करता हूँ, उसके रिजल्ट में भी मेरा इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू अगेन कम हो जाएगी। और ये वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरा ई नॉट सेल का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। सो आई कैन राइट और decrease in concentration of iron 3 positive ions। जी, ये यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें।
Okay. Now, question 5. Define the term transition element. I think you all must be familiar with this. I can state an element which can form one or more stable ions with incomplete d subshell और with incomplete d orbital. d orbital या d subshell incomplete हो उनके एटलीस्ट एक आयन का, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. Complete the electronic configuration of an isolated gaseous Fe3 positive ion. अगर आप Fe एटम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर, if I am not wrong, it's 26. So if it's 3 positive ion, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. So अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10. 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18. After 3p6 I have 4s. But हमेशा जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट आयन बनता है तो उसके 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए. ठीक है, तो या एक काम करें, पहले आप 4s को मेंशन कर दें. 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 20. देन d6 26 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, बट मुझे कितने लिखने हैं? 23. तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. एक और इलेक्ट्रॉन कम करना है तो 3d6 था, that will become 3d5. Is this clear? Name 2 transition elements whose isolated gaseous atoms have the same number of electrons in 3d subshell as an isolated gaseous iron 3 positive ions. Iron 3 positive आयंस में d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को जिनके एटम्स में d5 हो. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा केस है. लेट मी रिकॉल यू. वन इज क्रोमियम 24 होने की वजह से वो 4s1 3d5 होता है. एंड द अदर वन इज मैंगनीज, दैट इज 25. वो भी क्या होता है? 4s2 3d5 होता है. तो इसके पास भी d में 5 हैं और इसके एटम में भी d में 5 हैं. सो यू मस्ट राइट chromium. Okay, name. So I will write chromium and मैंगनीज. उन्होंने आयंस का नहीं पूछा, उन्होंने ऐसे एटम्स का पूछा है जिनके डी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो आयरन 3 पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स के. तो आयरन 3 पॉजिटिव आयंस में के डी में 5 इलेक्ट्रॉन थे, क्रोमियम में भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैंगनीज के एटम में भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Okay. Next, cobalt 2 sulfate is added to water to form a pink solution containing complex ion P. An excess of concentrated hydrochloric acid is added. Okay. तो ये complex ion P क्या है? अगर water में add करने की वजह से बना है तो it must be cobalt H2O6 2 positive. And then excess of concentrated hydrochloric is added to this solution, forming a blue solution containing complex ion Q. So if you recall, जब भी क्लोराइड के साथ फॉर्म होता है तो 4 क्लोराइड आते हैं, 6 वाटर रिप्लेस हो जाते हैं and it have a 2 negative charge. Sorry, not copper, it's a CO cobalt. Complete the diagram to show the 3-dimensional structure of Q. और देखें क्लोरीन के साथ if you recall, it's always tetrahedral. ठीक है, क्या होता है?
ये tetrahedral होता है, and they ask you to draw the 3-dimensional diagram. State the charge on this complex sign. Okay. So अगर मुझे 3-dimensional diagram बनानी है और tetrahedral बनानी है, so recall in tetrahedral there are 2 bonds on the plane. One bond above the plane and one bond below the plane. So I will write one Cl over here, one Cl over here, one Cl, one Cl over here, and the net charges. Cobalt have a 2 positive charge, and there are 4 chlorides. Each chloride have a -1 charge, so my net charge will be -2. So I will put a -2 over here. Is this clear? Yes. जी को कोई confusion है तो please पूछ लीजिए. Okay, name the type of reactions in which P forms Q. So when we talk about this reaction, P is this complex converting into this complex. So only difference is that in P the ligands are water and in Q the ligands are chlorine. So it clearly indicating that ligand substitution is taking place. So I will just write ligand substitution. ये clear है सबको? जी, दोनों में कॉम्प्लेक्सेस हैं और एक कॉम्प्लेक्सेस में क्या हुआ है, लीगेंड चेंज हुआ है. Okay, now for 4 marks, explain why solution that contains transition elements ions are often colored. Okay, इनके complexes ट्रांजिशन एलिमेंट के जो आयंस हैं उनके कम जो है कलर्ड सॉल्यूशन क्यों होते हैं. तो 4 marks के लिए है, तो it means you have to write the 4 points. So the first point, if it's a solution of a transition metal ion, so it must be a complex ion over there, and if it must be a complex ion over there, it means transition element ion is datively bonded with the ligands, and when a ligand bonds with a transition metal ion, what will happen, that d orbitals split into two sets of different energies. Like this. Initially, there are 5d orbitals, but when a complex is formed, they split into these two. Then the electron, which is in the lower energy, absorbs a wavelength or radiation or energy and jumps to the higher energy d orbital. So what I will write, that electron absorbs radiation and jumps to higher energy d orbital. Okay, the radiation that is absorbed is from visible region. I can write over here. I think that is better. From
विजिबल रीजन, ठीक है, रेडिएशन हमेशा विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब होगी। As a result, what will happen? A color is seen that is complementary to the color that is absorbed. So that's how you will write the answer when the examiner asks you that how a transition element or transition metal ion shows color. जी क्लियर है सबको? Yes, sir. Just I'm going to hand over here. Explain why the colors of P and Q are different. Yes. Can anybody identify if we have C? If you recall, it's a pink color, right? And it's a blue color. That's what examiner told you over here. See, blue solution, complex Q ion, pink solution, complex P ion. Why these colors are different? It means when the orbitals are splitted, for example, it's for P, and अगर मैं यही splitting Q के लिए show करूं, तो it must be like this. So the thing is that the energy gap between the d orbitals is different. अगर वो different होगा तो different energy absorb होगी और different color show होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. And it's for 2 marks, right? So marks के लिए आप 2 बातें लिखेंगे। पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि that the delta E is different for both P and Q. Hence, the radiation, आप रेडिएशन बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, absorbed by P and Q is different as well. Is this clear to everyone? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हमें हर हालत में ये पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है? हम इससे ज्यादा टाइम इस पेपर पे स्पेंड नहीं कर सकते। अब वो चाहे हमें जितनी मर्जी देर लगे, बी प्रिपेयर्ड। हम नेक्स्ट क्लास में इस पेपर को एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? द डे आफ्टर टुमारो। ओके, सो सी यू एवरीवन देन। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज। Love, sir.